झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, झारखंड के सफल एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी और देश के किसानों के कल्याण के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करने वाले श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री, इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि श्रीमान जयंत सिन्हा जी, राज्य के मंत्री श्रीमान रणधीर कुमार सिंह जी, केंद्र सरकार के सचिव श्रीमान सिराज हुसैन जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे झारखंड के प्यारे भाई और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी ने विस्तार से 100 साल पहले कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार की धरती पर कैसे कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में इसी काम से यह भूभाग कैसे अछूता रह गया, इसका वर्णन किया है। मैं देख रहा हूं आज यहां सिर्फ झारखंड के भी नहीं, दक्षिण बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार के लोगों को बराबर समझ है कि इस अनुसंधान केंद्र का लाभ सिर्फ झारखंड को ही मिलेगा ऐसा नहीं, दक्षिण बिहार के लोग भी इसका सर्वाधिक लाभ उठा पाएंगे, ये उनको भली भांति पता है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात हम सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि देश के कृषि जगत को किसानों के नसीब पर छोड़ दिया गया है। और उसी का नतीजा है कि सारा विश्व कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति कर चुका है, भारत आज भी उससे बहुत पीछे है। चाहे जमीन का रखरखाव हो, चाहे अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया कराना हो, चाहे किसान को पानी और बिजली उपलब्ध कराना हो, चाहे किसान जो उत्पादित करता है चीजें उसके लिए सही बाजार मिले, सही दाम मिले, मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया हो,
कृषि के साथ सहायक उद्योग, पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग हो, शहद का काम हो, इन सारी बातों को लेकर के एक संतुलित, एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड जब तक हम प्लान नहीं करते, हम हमारे गांव के आर्थिक जीवन को बदल नहीं सकते। हम किसानों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार परंपरागत जो कृषि है, जो हमारे किसान भाई बहन अपने पुरखों से सीख करके आगे बढ़ा रहे हैं, वे कृषि आधुनिक कैसे बने, वह कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, और आज जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो उत्पादन कैसे बढ़े, ये चिंता का विषय है। और लेकिन उसके उपाय नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई रास्ते नहीं खोजे जा सकते, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जमीन कम होती चली जा रही है। आज से 50 साल पहले जिस परिवार के पास 100 बीघा जमीन होगी, परिवार का विस्तार होते होते बेटे, बेटे के बेटे, चचेरे भाई, उनके बेटे, जमीन के टुकड़े होते होते अब परिवार के पास 2 बीघा 5 बीघा जमीन रह गई होगी। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है, परिवार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है उसमें अगर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा फसल नहीं प्राप्त करेंगे, तो न तो देश का पेट भरेगा, न तो किसान का जेब भरेगा। और इसलिए कृषि का विकास ऐसे हो जो देशवासियों का पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे। और इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारी परंपरागत कृषि में पुनः संशोधन करने की, रिसर्च करने की। और भारत इतना विशाल देश है कि एक कोने में एक लेबोरेटरी में काम होने से काम चलेगा नहीं। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वहां की वायु के अनुसार, जमीन के अनुसार, परंपराओं के अनुसार संशोधन करने पड़ेंगे और तब जाकर के उन संशोधनों का उपयोग होगा। अगर केरल में जो प्रयोग सफल होता है वही प्रयोग हम झारखंड पे फिट करने जाएंगे तो कभी कभी न तो किसान उसको स्वीकार करेगा, और अगर कोई जगह पे विफल गया तो कभी किसान हाथ नहीं लगाएगा। और इसलिए वो जो भूभाग में रहता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में जीता है, जिस परंपरा से खेती करता है, उसी में अगर हम संशोधन करेंगे, उसी में वैज्ञानिकता लाएंगे, आधुनिकता लाएंगे, तो किसान उसको सहज रूप से स्वीकार भी करेगा और किसान को वो उपकारक भी होगा। और इसलिए हमने दूर सुदूर इलाकों के विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में
आधुनिक शिक्षा मिले करने का में नए संशोधन करें, जिसको आगे चल करके लागू किया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास, जिसके तहत आज एक संशोधन के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट झारखंड को मिल रहा है। इसका लाभ ये पूरे इलाके को मिलने वाला है। हमारे देश ने प्रथम कृषि क्रांति देखी है, लेकिन उसको बहुत साल हो गए। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। ये दूसरी कृषि क्रांति होने की संभावना कहां है? मैं जानकारियों के आधार पर कह सकता हूं, अब हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति की संभावना कहीं है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं, वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है। और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है। और उस क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हम आरंभ कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए। इस इलाके में यूरिया के खातर के कारखाने बंद पड़े हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया, चाहे गोरखपुर का कारखाना हो, चाहे सिंदरी का कारखाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल, आसाम में कारखाने लगाने की बात हो, बिहार में लगाने की बात हो, अरबों खरबों रुपयों की लागत से इन कारखानों को लगाया जाएगा, चालू किया जाएगा, ताकि यहां के किसानों को खाद्य मिले, यूरिया मिले, उनको खातर मिले। और पास में से उत्पादन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो बोझ लगता है, उससे भी उसको मुक्ति मिले। और यहां पर खाद के कारखाने लगे तो यहां के नौजवान को रोजगार भी मिले। सरकार ने एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है। आजकल अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई देने से पहले कहता है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाइए, रक्त परीक्षण करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके बाद तय करेंगे कि क्या बीमारी है और उसके बाद दवाई देंगे। गांव के अंदर भी डॉक्टर आजकल सीधी दवाई देने के बजाय आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए भेजता है। शरीर के अंदर क्या कमी आई है उसका पता पहले लगाया जाता है, उसके बाद दवाई दी जाती है। जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा ही हमारी इस धरती माता का भी स्वभाव है। जैसे हम बीमार होते हैं वैसे ही ये हमारी धरती माता भी बीमार होती है। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं वैसे हमें धरती माता की तबीयत की भी चिंता करना जरूरी है। हमारी धरती माता को क्या बीमारी है, क्या कमियां आई हैं, हमने किस प्रकार से हमारी धरती माता का दुरुपयोग किया है, कितना हमने उसको चूस लिया है, इसका अध्ययन जरूरी है। और इसलिए
सरकार ने पूरे देश में हर खेत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना तय किया है। धरती के परीक्षण के द्वारा उसका एक कार्ड निकाला जाएगा। जैसे इंसान का हेल्थ कार्ड होता है, वैसे खेत की धरती माता का भी हेल्थ कार्ड होगा। आपकी धरती में क्या कमियां हैं, क्या बीमारियां हैं, आपकी धरती किस फसल के लिए उपयुक्त है, कौन से पेस्टिसाइड लगाना अच्छा है, कौन से लगाना बुरा है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना बुरा है, इसकी पूरी समझ किसान को अगर पहले से मिल जाए तो किसान तय कर सकता है कि मेरी ये फसल है जिसमें धान पैदा होगा, दलहन पैदा होगे, क्या पैदा होगा वो तय कर सकता है। और एक बार अपनी जमीन के हिसाब से फसल बोता है तो उसको ज्यादा आय भी होती है, ज्यादा फसल पैदा होती है। पूरे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक तरीके से हम ये बदलाव लाने के लिए लगे हैं और ये काम धीरे धीरे नौजवानों को रोजगार देने वाला भी काम बन सकता है। आज हिंदुस्तान में जितनी पैथोलॉजी लेबोरेटरीज हैं वो सरकार कहां चलाती है? सरकार की तो बहुत कम है, लोग चलाते हैं। लोग अपना पैथोलॉजी लेबोरेटरी बनाते हैं, पेशेंट आते हैं, परीक्षण करते हैं, अपना खर्चा वो ले लेते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, लोगों की तबीयत भी की चिंता करते हैं। धीरे धीरे हम देश में नौजवानों को सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने की लेबोरेटरी का जाल बिछाने के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि नौजवान का अपना व्यवसाय बन जाए, जमीन मिट्टी की परीक्षण करने का उसका रोजगार शुरू हो जाए और गांव का नौजवान गांव में ही कमाई करने लग जाए, उसके रोजगार के भी द्वार खुल जाए और जमीन के संबंध में किसान को सही जानकारी मिल जाए ताकि वो सही उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सके। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी उतना ही महत्व, उद्योग का भी उतना ही महत्व, शहद का काम करना भी उतना ही महत्व का है। हमारी खेती अगर 6 महीना 8 महीना चलती है तो और बाकी समय में ये चीजें किसान की आर्थिक स्थिति में लाभ करते हैं। आज हमारे पास जितने पशु हैं उतनी तुलना में हमारा दूध कम है। दुनिया में पशु कम है, दूध का उत्पादन ज्यादा है। हमारे यहां पशु ज्यादा है, दूध का उत्पादन कम है। ये स्थिति हमें पलटनी है। प्रति पशु ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे उत्पादन हो, ताकि जो पशुपालक है, जो किसान है, उसके लिए पशुपालन कभी महंगा नहीं होना चाहिए। पशुपालन का जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा आय उसको दूध में से मिलना चाहिए। और इसलिए हमने डेयरी के क्षेत्र में झारखंड को भी सेवाएं मिले, ये अभी अभी निर्णय कर लिया है। झारखंड में भी डेयरी का विकास हो, पशुपालकों को लाभ हो, किसान को खेती के साथ साथ पशुपालन की भी व्यवस्था मिले, उस दिशा में हम प्रयास करें। मैं एक बार बिहार पे भ्रमण कर रहा था तो वहां लोगों ने मुझे बताया कि बिहार में हर वर्ष करीब 400 करोड़ रुपए की मछली दूसरे राज्यों में से इंपोर्ट करके खाते हैं। अब ये 400 करोड़ रुपया कहीं और चला जाता है। अगर वहीं पर सही तरीके से मत्स्य उद्योग हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, तो 400 करोड़ रुपया वहीं बच जाएंगे
उन 400 करोड़ से कितने लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगा। और इसलिए हम व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां किसान मधुमक्खी के पालन में लगा हुआ है, और कुछ किसान तो ऐसे हैं शहद के उत्पादन से, मधु के उत्पादन से लाखों रुपयों की कमाई करते हैं। क्या हम हमारे देश में हर राज्य में कम से कम एक जिला वहां के किसानों को तैयार करें, मधु के लिए तैयार करें, शहद के लिए तैयार करें, और हर राज्य का एक जिला जहां के किसान अपनी खेती पशुपालन के साथ साथ मधु उत्पादन का भी काम करें। मधु खराब भी नहीं होता है, बोतल में पैक करके रख दिया, सालों तक चलता है, और आज दुनिया में उसकी मांग है। हम हमारे किसान को आधुनिक रूप से बदलाव लाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज किसान जागरूक हुआ है, वर्मी कंपोस्ट की ओर बढ़ा है। क्या हम तय नहीं कर सकते कि पिछली बार हमारे पास 100 किलो अर्थवर्म थे, केचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केचुआ। अगर हमारे पास पिछले बार 100 केजी कछुए थे, इस बार अगर हमने 200 किए, आपको तो सिर्फ एक गड्ढा खोद करके उसमें कूड़ा कचरा डालना है, बाकी काम अपने आप परमात्मा कर देता है, और आपकी जमीन को भी वो संभालता है। और आजकल केचुओं का बाजार भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। हमारी जमीन भी बचेगी, यूरिया का खपत भी बचेगा। यूरिया के कारण हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, वो भी बचेगी, और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हम उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं। ये अपने घर में बैठ करके करने वाले काम है, उसको हम कर सकते हैं। और इसलिए हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमारे कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में आज भी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक बार कहा, जय जवान जय किसान, और देश के किसानों को कहा कि अन्न के भंडार भर दो। इस देश ने, किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। उसने इतनी मेहनत की, अन्न के भंडार भर दिए। अब विदेशों से खाने के लिए अन्न नहीं मंगवाना पड़ता है। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने अन्न के भंडार तो भर दिए, लेकिन आज देश के लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, अपने खाने में दलहन की बड़ी आवश्यकता होती है। प्रोटीन उसी से मिलता है, दाल से मिलता है। हमारे यहां दाल का उत्पादन बहुत कम है, विदेशों से लाना पड़ता है। मैं देश के किसानों से आग्रह करता हूं, अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि है, 4 एकड़ भूमि में आप परंपरागत जो काम करते हैं करिए। कम से कम 1 एकड़ भूमि में आप दलहन की खेती कीजिए, और देश को जो पल्सीज बाढ़ से लाने पड़ते हैं वो लाने न पड़े, और गरीब से गरीब व्यक्ति को जो दाल चाहिए वो दाल हम उपलब्ध करा सके। और इसीलिए इस बार सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, उसमें पल्सीज के लिए इस विशेष पैकेज दिया है। जो दाल वगैरह पैदा करेंगे, मूंग चने वगैरह पैदा करेंगे, उनको
अतिरिक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ताकि देश में दाल के उत्पादन को बढ़ावा मिले और देश की आवश्यकता हमारा देश का किसान पूर्ण करे। इन बातों को लेकर के हमने एक और काम का बीड़ा उठाया है और वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर हमारे किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की वो ताकत रखता है। आज हमारे देश की ज्यादातर कृषि आसमान पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। बारिश ठीक हो गई तो काम चल जाता है, बारिश अगर ठीक नहीं हुई तो मामला गड़बड़ा जाता है। उसे पानी चाहिए। अगर हम पानी पहुंचाने का प्रबंध ठीक से कर पाते हैं तो सिर्फ एक फसल नहीं, कोई 2 फसल ले सकता है, कोई 3 फसल ले सकता है और बाकी समय में भी कुछ न कुछ उत्पादन करके वो रोजी रोटी कमा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे हिंदुस्तान में खेतों में पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा भगीरथ काम उठाने की दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में उस काम को हम पूर्ण करना चाहते हैं। जहां जलाशय बने हुए हैं लेकिन उन जलाशयों में खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहर की व्यवस्था नहीं है। मैं हैरान हूं, बिजली का कारखाना लग जाए लेकिन बिजली वहन करने के लिए अगर तार नहीं लगेंगे तो कारखाना किस काम का। जलाशय बन जाए, पानी भर जाए, लेकिन उस पानी को पहुंचाने के लिए अगर नहर नहीं होगी तो उस पानी को देख करके क्या करेंगे। और इसलिए देश भर में जलाशयों के बूंद बूंद पानी का उपयोग कैसे हो, हमारा किसान उससे लाभान्वित कैसे हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश ने पानी भी बचाना पड़ेगा और इसलिए हमारा आग्रह है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पानी के हर बूंद से फसल पैदा होनी चाहिए, एक एक बूंद का उपयोग करना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर। जहां जहां किसानों ने इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का पानी का उपयोग किया है, मेहनत भी कम हुई है, खर्चा भी कम हुआ है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है। ये हम फ्लड इरिगेशन, क्योंकि किसान का स्वभाव है पता नहीं फसल होगी कि नहीं होगी, गलत है। फसल को इतने पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी का प्रभाव भी फसल को नुकसान करता है, पानी का अभाव भी फसल को नुकसान करता है। अगर सही मात्रा में पानी पहुंचे तो उससे सर्वाधिक लाभ होता है और इसलिए माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, टपक सिंचाई के द्वारा ये फसल का लाभ हम कैसे उठाएं, पानी पहुंचा पहुंचा कर कैसे लाभ उठाएं। आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा घर में बीमार रहता है और आपने अगर सोचा हो कि एक बाल्टी भर दूध ले लें, दूध के अंदर केसर, पिस्ता, बादाम डाल दें और उस बाल्टी भर दूध से रोज बच्चे को नहलाना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, वजन नहीं बढ़ता है, ढीला ढाला रहता है और पूरे दिन भर पड़ा रहता है, बच्चे की तरह वो हंसता खेलता दौड़ता नहीं है। तो एक बाल्टी भर दूध, बादाम हो, पिस्ता हो, केसर हो, उससे उसको नहलाएं। आप मुझे बताइए
ये बच्चे को इतने बढ़िया दूध से नहलाने से उसकी तबीयत ठीक होगी क्या, उसका वजन बढ़ेगा क्या, उसके सेहत में सुधार होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर समझदार मां एक एक चम्मच से एक एक बूंद दूध पिलाती है, शाम तक भले 100 ग्राम दूध पिला दे, बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नजर आना शुरू हो जाता है। फसल का भी ऐसा ही है, जैसे बच्चे को एक चम्मच भर दूध से बदलाव आता है, फसल को भी एक एक बूंद पानी अगर उसके मूल में जाता है तो उसको सचमुच में विकास करने का अवसर मिलता है। और इसलिए जिस प्रकार से हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से हम फसल का भी लालन पालन कर सकते हैं। और इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को माइक्रो इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई के लिए, फव्वारे वाली सिंचाई के लिए आग्रह करता हूं। और पानी बचाएंगे, पैसा भी बचेगा और फसल ज्यादा पैदा होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। सरकार ने एक ओपन यूनिवर्सिटी किसानों को रोजमर्रा जानकारियां देने के लिए, रोजमर्रा प्रशिक्षण करने के लिए सरकार ने किसान चैनल चालू की है। हमारे देश में कार्टून फिल्मों की चैनल होती है, स्पोर्ट्स की समाचारों की चैनल होती है, मनोरंजन की चैनल होती है, लेकिन किसानों के लिए चैनल नहीं थी। भारत सरकार ने पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवश्यकताओं के लिए एक किसान चैनल चालू की है। आपने भी अब देखना शुरू किया होगा, उसमें सारी जानकारियां बताई जाती हैं, किसान के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, देश भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी दी जाती है। मैं चाहता हूं एक किसान चैनल हमारे देश के किसानों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करें, घर घर आकर के हर किसान को वो गाइड करे। किसान और किसान चैनल मिलकर के कृषि में आधुनिकता कैसे आए, कृषि में वैज्ञानिकता कैसे आए, कृषि में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में काम करे। आज जो झारखंड की इस धरती में जो प्रयास आरंभ हुआ है, वो उत्तम स्तर कक्षा के कृषि वैज्ञानिकों को तैयार करेगा, कृषि क्षेत्र के निष्णातों को तैयार करेगा और हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में झारखंड की धरती पर से एक नया युग प्रारंभ होगा। इसी एक विश्वास के साथ मैं आप सबको, खास करके मेरे देश के किसान भाइयों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और झारखंड को भी बहुत ही जल्द ये संस्थान निर्माण हो जाए, बहुत तेजी से यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिले, उस दिशा में आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस देश की